बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 9 का नाम है ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। प्रीवियसली हमने दो डिफरेंट ग्रुप की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। एक ग्रुप नंबर 1 जिसको हमने अल्कली मेटल्स कहा था, और एक ग्रुप नंबर 17 जिनको हमने हेलोजन का नाम दिया था। हमने डिटेल में डिस्कस किया कि जो ग्रुप 1 है वो मेटल्स है सिवाय हाइड्रोजन के, और उनके पास कैपेबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहा जाता है। और ग्रुप नंबर 17 की जब हमने बात की थी तो हमने वहां पे पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखते हैं, मतलब ये उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए इनको आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सब एक्सेप्ट करेंगे, तो यूं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आएगा। तो फिर वो सारी बातें डिटेल डिस्कस की है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते होते। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट इन देयर प्रॉपर्टीज, या हम कह सकते हैं ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मैं आपको चैप्टर नंबर 8 करवा रहा था तब मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स है। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप है हमारे पास, फिर उसके बाद ब्रिलियम ग्रुप है, फिर हमारे पास बोरॉन ग्रुप है, फिर उसके बाद हमारे पास 3 से लेके 12 तक जिनको हमने नाम दिया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 के तमाम एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। और ये बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, और सेंटर में आपको बाकायदा इनकी स्पेसिंग, इनके अरेंजमेंट अलग सी नजर आती है। आप यूं समझ लीजिए ग्रुप नंबर 1 और 2 आपके टोटल लेफ्ट साइड पे है, और ग्रुप नंबर 5 से लेके आगे 18 तक आपके टोटल 13 से लेके 18 तक आपकी राइट साइड पे है। दरमियान में है 3 to 12, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनका एक और नाम भी है, इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सवाल यह है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए हैं। 118 को 4 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक हो गया। जो जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन एस सब शेल पे खत्म हो उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डी पे खत्म हो उनको डी ब्लॉक, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एफ पे खत्म हो एफ ब्लॉक, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पी पे खत्म हो उनको पी ब्लॉक कहा जाता है। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, हम इनमें से किसी की भी जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में हमें यही देखने को मिलेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक पे जाके खत्म हो रही है तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इसीलिए इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट, मैं यहां पे लिख भी देता हूं ग्रुप 3 to 12 आर called transition elements और D block elements। यही मैंने आपको बात एक्सप्लेन कर दी कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और एक और बात आप याद रखिएगा, ये वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले ग्रुप है जिनके टॉप पे अनडिस्कवर्ड या टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए स्पेस रखी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो जगह नजर आती है ना वो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। और हमने ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। ये जो दरमियान में जो स्पेस आपको नजर आ रही है ना 3 to 12 के दरमियान, ये बुनियादी तौर पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए स्पेस रखी गई है पीरियोडिक टेबल में। और अगर कोई और एलिमेंट डिस्कवर हो या डिस्कवर होते हैं ज्यादा या एक, तो इनको जगह रखी गई है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के टॉप पे। अब सवाल यह है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे किस तरह के हो। ठीक हो गया। तो सबसे पहली बात, इनकी भी प्रॉपर्टीज तकरीबन मेटल वाली ही प्रॉपर्टीज है।
लेकिन चंद एक प्रॉपर्टी जो वेरी करती है हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, दे आर ऑफन हार्ड विथ हाई डेंसिटी, ये मेटल से थोड़े से हार्ड होंगे और उनकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। वजह क्या है? क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इनके पास एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, तो इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि मास ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी और ये हार्ड होंगे। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, जाहिर सी बात है जो बड़े एटम होंगे हार्ड होंगे तो मेल्ट भी देर से करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉयल भी देर से करेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे नंबर पे दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कल की वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक बात पढ़ने को मिलेगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसे कहेंगे रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियसली उसका नंबर बदलेगा। मिसाल के तौर पर अगर वो +2 था तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 हो जाएगा, ठीक हो, सॉरी +3 हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब उसका जो +2 से +3 होना, या 3 से 2 होना, या 2 से 1 होना, 1 से 0 होना, ये दरअसल इसको कहते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हर एक में अलग अलग है। मिसाल के तौर पर निकल का अलग है, प्लेडियम का अलग है, प्लैटिनम का अलग है, रोडियम का अलग है, पैलेडियम का अलग है। सो जितने भी जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब किसी के साथ बाइंडिंग करेंगे, किसी और एलिमेंट के साथ, तो हमेशा जो भी कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कलरफुल होगा, ठीक है, वो डल नहीं होगा, कलरफुल कंपाउंड होगा। उसके अलावा दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। यहां पे दो बातें आ गई, मेलिएबल और डक्टाइल। देखें, मेलिएबल कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, मेलिएबल which can be converted into sheet, ठीक। और डक्टाइल क्या है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। हमारा जो अगला टॉपिक आएगा ना मेटल्स वाला, वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, यहां मुख्तसर मैं आपको बता देता हूं। मेटल की दो खासियत होती है, ठीक है, और सेम ट्रांजिशन एलिमेंट की भी वही खासियत है, मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल का मुराद, अगर आप किसी मेटल के ऊपर हैमर से हथौड़ी से हिट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेटल फैलता जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी सलाहियत को कहते हैं मेलिएबिलिटी। और दूसरे नंबर पे आप इसको आसानी के साथ वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्ट में, ठीक है, डक्ट जिसको आप नाली कहते हैं, जिस तरह नॉर्मली तारों की शेप होती है, उसमें कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो तार में कन्वर्ट होने की सलाहियत को डक्टिलिटी, शीट में कन्वर्ट होने की सलाहियत को मेलिएबिलिटी कहा जाता है। और यह खासियत मेटल की भी है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी है। अगला आपके पास है रोल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज कैटलिस्ट। मैंने देखिए साथ साथ हेडिंग आपको बना के दी है, तो आप अपनी बुक में इसी तरह से आपको पूरे रिदम के साथ सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, तो आपको बहुत ज्यादा इंशाल्लाह आसानी होगी। सबसे पहले कैटलिस्ट, ठीक, ये कैटलिस्ट है क्या? A substance which speed up a chemical reaction without changing itself, ठीक है। केमिस्ट्री की दुनिया में, खुसूसन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, बहुत से केमिकल रिएक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना इसलिए भी जरूरी है ताकि एक्सपेंस कम हो। आप सोचे एक केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए लाइट एनर्जी चाहिए, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे और वो रिएक्शन 2, 4 दिन, 5 दिन चलता रहे, फिर जाके प्रोडक्ट बने, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी होगी कि वो प्रोडक्ट उतने की नहीं बिकेगी जितनी की उसके ऊपर कॉस्ट आई है। तो वो जाहिर से बात है कॉस्ट इफेक्टिव होगा, प्रॉब्लम होगा। ऐसे में साइंटिस्ट ने उस मसले का हल क्या निकाला है? उन्होंने हल ये निकाला है कि एक दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड किया जाएगा जो उस केमिकल रिएक्शन को इंतहाई तेज कर देगा, स्पीड अप कर देगा। रिएक्शन तो होना ही था, लेकिन वो कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज कर देगा, अपने आप को यूटिलाइज नहीं करेगा।
और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में एज अ कैटलिस्ट। मिसाल के तौर पर निकल को यूज करते हैं, आयरन को यूज करते हैं, पैलेडियम को यूज करते हैं, प्लैटिनम को यूज करते हैं, रोडियम को यूज करते हैं। बहुत से हमारे पास है जिनको हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो हमने देखना और समझना है कि भाई किस तरह हम इसको कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जा सकता है। नंबर 1 एग्जांपल में आयरन, ठीक हो गया, आयरन जिसको Fe से शो किया जाता है। आयरन बेहतरीन किस्म का कैटलिस्ट है। आयरन नॉर्मल लोहा जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये केमिस्ट्री की दुनिया में भी आयरन एक एलिमेंट है, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। सबसे पहली बात, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक प्रोसेस है जिसका नाम है हैबर्स प्रोसेस। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यही बात पूछी जा सकती है, तो आपने परेशानी होना व्हाट इज हैबर्स प्रोसेस। तो आपकी बुक में इसका आंसर भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूं। द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन टू फॉर्म यूरिया। यूरिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हाइबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब सवाल ये है कि ये यूरिया बनाने के लिए हम इस प्रोसेस को क्यों करते हैं। देखें ये N2H2 ये बना अमोनिया, इसका नाम क्या है, अमोनिया। और इस अमोनिया को हम यूज करते हैं क्या बनाने में, फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने में। ठीक हो गया। सो अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, इस प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस। उस हैबर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है, उस कैटलिस्ट का नाम है आयरन Fe। यहां देखिए आपको ये आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हो गई बात। सेकेंड नंबर में हमारे पास है प्लैटिनम। अच्छा, प्लैटिनम एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसको काफी देर पहले यूज किया जाता था एक प्रोसेस में जिसको कांटेक्ट प्रोसेस कहा जाता है। कांटेक्ट प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के लिए जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और सल्फेट के इस्तेमाल करके सल्फ्यूरिक एसिड जो तैयार किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। जिस तरह ऊपर हैबर प्रोसेस है, इसी तरह से यहां भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कांटेक्ट प्रोसेस। उस कांटेक्ट प्रोसेस में हम यूज करते थे प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। लेकिन परेशानी क्या हुई, प्लैटिनम है बहुत एक्सपेंसिव। तो अगर आप प्लैटिनम एक्सपेंसिव कैटलिस्ट यूज करके अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे तो वो जो कुछ तैयार होगा वो भी कॉस्टली होगा। इसीलिए अब आज के दौर में प्लैटिनम को रिप्लेस किया गया है एक और एलिमेंट के साथ, सॉरी एक और कंपाउंड के साथ, एक और आपके पास कैटलिस्ट के साथ, जिसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये देखिए V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बुनियादी तौर पर लेस कॉस्टली है, चीप है, ये सस्ता है। और जो प्लैटिनम है वो एक्सपेंसिव है। तो जाहिर सी बात है हम केमिस्ट्री में ज्यादातर वो चीज इस्तेमाल करते हैं जो चीप होता, कि जरा प्रोसेस महंगा ना पड़े, काम महंगा ना हो। एक और बात, जो प्लैटिनम है उसको इसलिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब वो रिएक्ट करता था ना, तो वो सम टाइम में इनएक्टिव होता था। इसीलिए प्लैटिनम को रिप्लेस किया गया किसके साथ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ। आखिरी चीज बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर। आप अगर 2012-13 के बाद वाली गाड़ियों को देखें ना, तो उस गाड़ी के पीछे कहीं पे आपको लिखा मिलेगा कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है, मैं यहां पे डेफिनेशन भी लिख देता हूं, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू filter the harmful gases releasing from the automobiles। अब गाड़ियों के इंजन में से जाहिर सी बात है कैटालिटिक प्रोसेस होता है, उसमें जब हम फ्यूल डालते हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, या मिसाल के तौर पर कोई गैस हो, या कोई भी आपके पास फ्यूल हो, तो उस फ्यूल के बर्निंग में ना
गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, ये गैसेस होती है खतरनाक, इससे पोल्यूशन होती है। तो उन गैसेस को लेस हार्मफुल बनाने के लिए, साफ करने के लिए एक मशीन यूज की जाती है, एक डिवाइस यूज की जाती है जिसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। वो मशीन क्या करेगी, हार्मफुल गैस को एब्जॉर्ब करेगी और जो यूजफुल गैस है जैसे ऑक्सीजन है उसको गाड़ी से निकाल बाहर करेगी, जिससे गाड़ी से निकलने वाला धुआं नुकसानदेह नहीं होगा। लास्ट आपके पास है निकल, और हाँ, इस काम के लिए हम प्लैटिनम यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं, रोडियम यूज करते हैं। इनको कहां यूज करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज करते होते हैं। और लास्ट हमारे पास है बेटा निकल, और निकल को हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ सॉलिड ऑयल टू गिव सॉलिड मरगरीन। ये देखिए H2 प्लस ऑयल, और हम यहां यूज करेंगे निकल, तो ये क्या बनेगा, मरगरीन घी। इसको आप यूं समझे बेटा, जैसे ऑयल है, ऑयल को कहीं पे एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं पे ले जाना ले आना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ये होता है कि वो लीकेज हो सकता है, ठीक है। तो ऑयल को हमने किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देना है जो हार्मफुल ना हो, वो है मरगरीन घी। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इस प्रोसेस में जो इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये प्रोसेस बहुत आसानी के साथ नहीं होगा, ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसीलिए उस प्रोसेस को तेज करने के लिए हम यूज करते हैं निकल नामी कैटलिस्ट को। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन आपकी बुक में बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, नॉर्मल जो बटर है ना, मक्खन, वो बुनियादी तौर पर खराब हो सकता है, वो स्पॉइल हो सकता है। लेकिन जो मरगरीन घी है ना, ये बड़ी देर तक चलता है, बहुत देर तक चलता है। अगर आप इसको फ्रिज में नहीं भी रखोगे ना, तब भी ये बहुत आसानी से चलता है। नॉर्मली हमें जो बाजार में जो पैक फूड की सूरत में जो घी मिलता है ना, वो ज्यादातर मरगरीन है, ठीक हो गया ना, क्योंकि बटर मक्खन हो ना, मक्खन बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, ये खराब नहीं होता। सो इन शॉर्ट, ऑयल को अगर आपने स्टोर करना हो सॉलिड फॉर्म में तो प्रोसेस करते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इस हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है निकल। क्लियर हो गई बात, ये है हाइड्रोजनेशन। सो ये था हमारा 9.3। 9.4 एक छोटा सा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, बल्कि इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस। सबसे पहली बात बेटा, सबसे जो आखिरी ग्रुप है ना पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप नंबर 18, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेंडॉन है, इन सब को कहते हैं नोबल गैस। नोबल शरीफ, ठीक है ना, किसी को तंग नहीं करने वाले, ठीक हो गया ना, ये किसी को छेड़छाड़ नहीं करते, ठीक हो गया ना। सो इनकी खासियत क्या है कि ये फॉलो करते हैं NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इनके आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, वो स्टेबल होगा। फॉलो कर रहे। और एक और मजे की बात बताता हूं, जितने भी जो एलिमेंट्स है ना, अगर वो आयोनिक बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मेटालिक बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर सके जो नोबल गैस के पास है। क्लियर हो गई बात। ये है क्या, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं जिनको नोबल गैस कहा जाता है या ग्रुप 18 कहा जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई लो होता है क्योंकि गैस है। गैस तो आपको पता है ऑलरेडी इनके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो जरा सी इनको हीट मिलेगी, ये बॉयल करना शुरू कर देगी। इनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 है, और क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा। यानी इनको जब तक कोई हायर एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई बहुत मजबूर नहीं करेगा, ये अपने आप रिएक्टिविटी शो नहीं करता। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हेडिंग्स आपके पास बनी हुई है, आप कच्ची पेंसिल से अपनी बुक पे ये हेडिंग साथ साथ लाजमन नोट कीजिएगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।